तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम पार्ट 2 रेशियो या अनुपात इसके इस वीडियो के पार्ट 2 में। इसमें मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला या सूत्र आपको बताऊंगी, एक नियम बताऊंगी और उस पे बेस्ड उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सपोज़ एक तरह का क्वेश्चन ऐसा आपको बहुत फ्रीक्वेंट बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा हल करने के लिए और यही ज़्यादातर परीक्षाओं में रहता है अभी भी और आने वाली कक्षाओं में भी। तो इसमें क्या पूछा जाता है कि किसी अनुपात दिया हुआ रहता है एक कि उस अनुपात में सपोज़ A:B:C मान लीजिए, इस अनुपात में X रुपया कोई अमाउंट है पैसे का, वो रुपया उनमें बांटा गया। तो आपको निकालना होगा कि प्रत्येक को कितना हिस्सा मिला, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो पहले व्यक्ति का हिस्सा वो कैसे बताना है, जो पहला अनुपात दिया हुआ है वो, उसके बाद जो भी अनुपात दिए हैं ये इन सब का सम और इनटू करना है टोटल मनी। टोटल यहाँ टोटल कितना है x, इसीलिए मैंने क्या लिखा टोटल और उसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है x मान लिया। तो पहले व्यक्ति का हिस्सा होगा, उसके हिस्से से बाकी जो अनुपात का सम है जोड़ है उनको उससे भाग देना है और गुना करना है टोटल अमाउंट से। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति का हिस्सा निकालने के लिए आप समझ ही गए होंगे, दूसरे का हिस्सा कितना है उसको भाग देना होगा सम ऑफ रेशियोज, जो रेशियो दिया हुआ अनुपात उसके योगफल से और गुना x। और तीसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा C/A+B+C इनटू टोटल मनी x। ऐसे आपको इतने रुपये प्रत्येक का हिस्सा, इस प्रकार से आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। ये सिर्फ रुपए का नहीं सवाल रहता, कई बार बहुत सारे जो मात्राएं हैं ग्राम में उसको भी बताया जाता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ों को आप इस तरह के अनुपात में अगर बांटे हैं, किसी एक अनुपात दिया हुआ है तो प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक का वज़न, है ना, इस तरह से कितना होगा वो आप आसानी से निकाल सकते हैं इस सूत्र को फॉलो करके। तो पहला भाग क्या होगा, फर्स्ट रेशियो बाय सम ऑफ रेशियोज इनटू टोटल। दूसरे का हिस्सा सेकंड रेशियो बाय सम ऑफ रेशियोज इनटू टोटल। तीसरे का हिस्सा ये थर्ड रेशियो बाय सम ऑफ रेशियोज और टोटल से इनटू। तो ये है नियम, ये आप समझिए और याद रखिए इसको। अब ऐसे प्रश्न, एक इजी सा प्रश्न मैं आपको लेकर बताती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर बनाकर देखें 2.3 में नंबर 1 का ही प्रश्न लेती हूँ। प्रश्न नहीं लिखती, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप अपने बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि पिछले वर्ष रसकुंड ग्राम में साक्षर और निरक्षर लोगों की संख्या का अनुपात 4:1 था, अर्थात साक्षर और निरक्षर लोग जो हैं उसका अनुपात दिया हुआ है। कितना है अनुपात, वो अनुपात है 4:1, ये अनुपात दिया हुआ है। अब बताया गया है कि ग्राम की जो जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन, तो जनसंख्या जो है उसका अर्थ क्या है, कुल लोग, साक्षर निरक्षर सब मिला के कुल लोग जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो इतनी बताई हुई है। अब आपको बताना है कि साक्षर लोग कितने हैं और निरक्षर लोग कितने हैं। क्या 4 साक्षर लोग और निरक्षर लोग सिर्फ एक, ऐसा होगा? नहीं, ये तो एक अनुपात बताया हुआ है कि 4 भाग साक्षर लोग हैं तो 1 भाग निरक्षर हैं और यहाँ पर टोटल संख्या दी हुई है जनसंख्या। अब आपको ऐसे हिस्सा निकालना है तो क्या करेंगे आप, साक्षर लोगों की संख्या, ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, साक्षर लोगों की संख्या बराबर मैंने क्या बताया था पहला, क्योंकि साक्षर का निकाल रहे हैं तो 4/4+1 जो रेशियो है पूरा उसका सम, है ना, और इनटू टोटल 6,550। यहाँ से हमें क्या मिला 4/5 इंटू 6,550। इसको सॉल्व करके देखें कितना आया, 5×3 = 15, 5×1 = 50। अब इनको इंटू करेंगे, 4×0 = 0, 4×1 = 4, 4×3 = 12, 4×1 = 4, 5, मतलब 5240 है साक्षर। अब हम लोगों को निकालना है निरक्षर लोगों की संख्या। हम लोग इससे अगर माइनस करेंगे तो भी वो निकल जाएगा, पर क्योंकि अनुपात के थ्रू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, चलिए अनुपात की मदद से ही करते हैं। 1/5 इंटू 6,550 हमने कैंसिल करके देखा ही है, वहाँ पे कितना आया 1310।
तो हम लोग इंटू करते हैं तो 1310 इतने लोग हैं निरक्षर और इतने लोग हैं साक्षर। चलिए हम लोग जोड़ के देखते हैं हमारा आंसर उतना आया या नहीं टोटल के बराबर, तो हम लोग श्योर हो जाएंगे कि हमारा उत्तर सही है, बिल्कुल सही 6550 के बराबर आया। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि साक्षर निरक्षर लोगों का अनुपात दिया हुआ है, टोटल जनसंख्या दी हुई है, तो हम लोग साक्षर लोगों की संख्या निकाल सकते हैं ऐसे, और निरक्षर लोगों की संख्या ऐसे हमने निकाला। तो जिसका मान निकालना है वो संख्या बटा अनुपात का योग, सम ऑफ द रेशियोज इनटू टोटल जो वैल्यू दिया है उससे इनटू करना, इतना ही आसान है। अब कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी रहता है और उसमें इस काम को करने के पहले भी छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम आपको पहले सॉल्व करनी होती है। इसके लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए हम वैसे कुछ क्वेश्चन हल करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अनुपात के थ्रू उनको सॉल्व कर कैसे पाएंगे, हम लोग कर पाना संभव है या नहीं है वो हम लोग करके देखते हैं। अब 2.3 से ही क्वेश्चन नंबर 4 मैं बना के दिखाना चाहती हूँ। प्रश्न में आपको पढ़ती हूँ, यहाँ दिया हुआ है किसी विद्यालय के 143 छात्र छात्राओं में गाने वाले तथा नाचने वाले छात्र छात्राओं का अनुपात दिया हुआ है 9:2। तो यहाँ से हमें क्या मिला, कुल छात्र छात्राएं बताया हुआ है 143। फिर बोला गया है कि गाने वाले और नाचने वाले, तो आप लोगों के स्कूलों में भी ऐसी प्रतियोगिताएं होती होंगी ना जहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। कोई नाचने वालों में से होते हैं, डांस बहुत अच्छा करते हैं, किसी को गीत गाना बहुत पसंद है तो वो गाने वाले कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। ऐसे ही इस विद्यालय में गाने वाले और नाचने वाले जो छात्र हैं उनका अनुपात इस तरह का है 9:2। यहाँ से साफ दिख रहा है जो गाने में इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो उनका अनुपात ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, और नाचने वाले थोड़े कम, है ना। आपके स्कूल में कैसे हैं सोचिए ज़रा। और यहाँ क्या बताया गया है कि 3 छात्राएं और गा सकती हैं, और छात्राएं 3 इंटरेस्टेड आ गई, बोले कि हमने भी गाने में कंपटीशन में हिस्सा लेना है, गाने में इंटरेस्टेड है। तो गाने वाले और नाच करने वाली छात्राओं की संख्या का अनुपात आपको बताना है। चलिए पहले हम लोग ये पता कर लेंगे, इसके लिए करना होगा हमें कि इनमें से जितना दिया हुआ है उतने में से गाने वाले छात्र कितने हैं। ओके, तो गाने वालों की संख्या निकालना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है इसका भाग 9 + 2 × 143, तो करके देखेंगे सॉल्व। तो 143 कितना मिला, 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33, 9 × 13 कितना होगा 57। 57 है गाने वाले, और नाचने वालों की संख्या कितनी होगी 2/11 × 143, 11 से काटेंगे 13, 13 × 2 = 26, है ना। 26 है क्या नाचने वालों की संख्या। क्या मैंने ये सही किया, 9 × 3 = 27 का 7, यहाँ पे 2 9 1 = 9, 10 11 सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा 9 27 का 7, हाथ में 2, 9 + 1 9 1 = 9 और 2 11, मतलब 117 है गाने वालों की संख्या और नाचने वालों की संख्या है 26। अब प्रश्न में इतना करना काफ़ी नहीं है, यहीं पे नहीं रुकना, प्रश्न को इसीलिए ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ। क्या बताया गया है, यदि और 3 छात्राएं गा सकती हैं तो यदि और 3 छात्राएं गा सकती हैं ना, तो गाने वालों की संख्या और बढ़ गई, तो कुल गाने वालों की संख्या कितनी होगी, हम लोगों को क्या करना होगा जोड़ देना होगा। 17 था, 17 में 3 और आ गई तो हमें मिले 120। अब बताया गया है कि 3 आ जाएंगी और तो अब गाने वालों और नाच करने वाली छात्राओं की संख्या का अनुपात निकालना है। तो अब
गाने वाले, है ना, और नाचने वालों की संख्या का अनुपात निकालेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? गाने वाले टोटल कितने मिले? 120 और नाचने वाले हैं 13 दूनी 26। अब हम लोग सॉल्व करके देखें इसे तो कितना मिलेगा? 2 6 12, 0 2 1 2। हाँ, तो इतना मिल रहा है हम लोगों को 60:13। इसका मतलब गाने वालों और नाचने वालों की संख्या का अनुपात फाइनली कितना मिला हम लोगों को? 60:13। तो इस तरह कभी कभार क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा करना काफ़ी नहीं होता, प्रश्न में और भी कुछ पूछा हुआ रहता है ना। तो उसको पढ़ के कैसे सॉल्व करना वो हम लोग यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से। और क्योंकि एक संख्या जो है, पहले ये संख्या मेन जितना है वो जानना ज़रूरी है, उसके बाद उसमें बदलाव आया, है ना। इस तरह हम लोगों को प्रश्न को समझ के ऐसे सॉल्व करना है। और ये जो प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में कॉमन ही आपको मिलेंगे। अब कुछ और प्रश्न, कुछ और तरह के, कुछ और कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े और कठिन, ताकि मैं आपकी मुश्किल आसान कर सकूं। एक दो प्रश्न और हम लोग देखते हैं, और बाकी जो प्रश्न छूट जाएंगे जो मैं यहाँ नहीं कर रही वो आप खुद कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं हो पाया तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं, जिसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति की मासिक आय दी हुई है। इसका मतलब मासिक आय यही होगा कुल अमाउंट। मासिक आय बताया हुआ है जो है 24,750 रुपीज़, इतना है उनका मासिक आय। उन्होंने 750 रुपये घर भाड़ा देते हैं और बाकी रुपए का 3:1 के अनुपात में घर चलाने और लड़के लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो हम लोग क्या जाने यहाँ पे कि घर भाड़ा बताया हुआ है कितना? 750 रुपये। अब यहाँ क्या बताया गया है कि बाकी रुपए को वो खर्च करते हैं। इसके बाद पहले घर भाड़ा दे दिए, उसके बाद कितना बचा बाकी वो देखने के लिए हमें करना होगा माइनस। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ से क्या मिला हमको? उनके हाथ में अभी है 24,000 रुपये। अब इस रुपए को वो खर्च करते हैं किस में? घर चलाने और शिक्षा के ऊपर। जो उनके बच्चे हैं लड़के लड़कियों की शिक्षा के ऊपर खर्च करते हैं। घर चलाने का खर्च, है ना, घर चलाने का खर्च और शिक्षा का जो खर्च है उसका अनुपात है 3:1। फिर पूछा गया है कि किस काम में कितने रुपए खर्च चलाते हैं। या पूछा गया है कि तो वे कितने रुपए घर चलाने में खर्च करते हैं, वो आपको बताना है। तो घर चलाने का खर्च ये वाला हिस्सा है, तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे प्रश्न के अनुसार। घर चलाने का खर्च कितना आएगा? क्योंकि ये वाला हिस्सा घर चलाने में काम आता है तो 3 और नीचे 3 + 1 4 इंटू टोटल अमाउंट जितना उनके हाथ में अभी है। तो देखा आपने, इस प्रोसेस तक आने के पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के पहले सब्ट्रैक्ट करना था। यदि आप इसी के साथ करने लगेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है कि यहाँ पे बोला ही गया है कि बाकी रुपए को वो 3:1 के अनुपात में भाग करते हैं और 3 भाग घर चलाने में और 1 भाग शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो अब हम लोग इसको कैंसिल करके देखते हैं क्या मिला। 3 × 6,000 मतलब 6 × 18,000 रुपये। ये हुआ उत्तर। इतने रुपए वो करते हैं घर चलाने में खर्च। देखा आपने कितना आसान है। प्रश्न देखने में लंबा चौड़ा बड़ा होता है, पर आप समझ जाएंगे, एक बार समझ के अपनी भाषा में करते जाएंगे तो कितना भी बड़ा प्रश्न हो आप आराम से कर सकते हैं। अब 7वां नंबर प्रश्न थोड़ा सा और बड़ा है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि विवेकानंद युवा पुस्तकालय को एक वर्ष में 74,350 रुपये का सरकारी अनुदान मिला। एक लाइब्रेरी को कुछ डोनेशन मिला गवर्नमेंट की तरफ से जो था 74,000। तो हम लोग इसको लिखते हैं कुल अनुदान। कुल अनुदान मिला उनको 74,350 रुपीज़,
है ना, इतना अनुदान मिला। अब उनको फिर 4,350 चंदा से मिला। ये कुल अनुदान नहीं है, सॉरी, ये कुल अनुदान नहीं है। देखा आपने, प्रश्न को पूरा पढ़ना कितना ज़रूरी है, इसीलिए मैं कहती हूँ आपको हमेशा, मैंने भी गलती की। तो ये विवेकानंद युवा पुस्तकालय को सरकारी अनुदान मिला इतना रुपए, चंदा से मिला इतना रुपए। तो यहाँ हम लोग कुल की जगह क्या लिख सकते हैं, सरकारी अनुदान। फिर लिख सकते हैं चंदा, चंदा से मिला 4,350 रुपये। फिर लिख सकते हैं पुराने कागज़ पत्रों को बेचकर मिला 1,300 रुपये, है ना। तो पुराने कागज़ पत्रों से मिला कितना, 1,300 रुपये। यदि सब रुपए नई किताब खरीदने, पुरानी पुस्तकों को जील बंधवाने और पुस्तकालय के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन देने के में खर्च हुआ और उसका अनुपात बताया हुआ है 15:3:2। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो हम लोग चलिए जोड़ के देखते हैं कि कुल अनुदान कितना हुआ। ठीक है, कुल अनुदान हम लोगों को टोटल जितना हमारे पास पैसा जो अनुदान जमा हुआ है पुस्तकालय के लिए वो देखते हैं। 10 का शून्य, हाथ में 1, 4, 4, 8, 9, 10, कितने रुपए, तो 80,000 रुपये टोटल हमारे हैं हाथ में। इसमें हमें खर्च किए कितने अनुपात में, ये देखिए, नई पुस्तक (2) पुरानी पुस्तक में, है ना। और तीसरा भाग है कर्मचारियों के वेतन में, कितना आया, 15:3:2। तो अब हिसाब करके आपको देखना है कि नई किताब खरीदी गई तो कितने रुपए लगे। तो पूछा गया है कि तो हिसाब करके देखना होगा कि कितने रुपए की नई किताब खरीदी गई। पुरानी किताबों से सिर्फ काम नहीं चलता, लाइब्रेरी में नए नए अपडेटेड किताबें हैं ना, जो वहाँ पे कमी है वो सब लाते रहने पड़ती है। इसलिए हम लोग क्या देखेंगे, नई पुस्तक का सिर्फ निकालना है। हमें क्या पता है नई पुस्तक का भाग कितना है, 15। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, नई पुस्तक पे खर्च कितना होगा, 15 इन तीनों को जोड़ेंगे तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 और कुल कितना है हमारे पास, 80,000। तो इसको करके हम लोग देखते हैं, ये रहा 60,000 रुपये, अर्थात 60,000 रुपये कहाँ खर्च किए गए, नई किताबों को खरीदने में। इस तरह से आप लोगों को जो हिस्सा पूछा गया है उसको आप लेंगे और ऐसे सॉल्व करके दिखाएंगे। यदि आपको वेतन के बारे में पूछा होता तो 2 को ऊपर लेते और नीचे वही सम ऑफ रेशियोज़, योग, अनुपातों का योग और टोटल से आपको इंटू करना होता, तो इस तरह आपको आंसर मिल जाता। तो ऐसे तो थोड़े बड़े भी प्रश्न होते हैं तो उनको पहले आप ध्यान से पढ़ के पहले सॉल्व करेंगे, फिर जैसे पूछा गया है उसके अनुसार उत्तर लिखते जाएंगे। इस एक्सरसाइज के कुछ और प्रश्न हैं जो मैं आपको हल करके बताऊंगी, आपकी मदद करूंगी। इसके लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा।